हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे खलील की उलझन। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बैरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। अब देखो, बैरूत शहर में क्या रहता है, खलील नाम का एक आदमी रहता है। उसके माँ बाप क्या है, अलग अलग समुदाय से हैं। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। अब देखो, उसके पिता क्या है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और माँ क्या है, सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। अब देखो, ये सब शहर में होता ही रहता है कि लोग यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं और शादी कर लेते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है शहर के लिए, मगर गांव के लिए ये क्या है, नई बात है। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। अब इस देश का नाम लेबनान है। अब देखो, लेबनान में बहुत सारे लोग रहते थे और कभी कभी अगर वो राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। देखो, मेल जोल होता था, सब साथ रहते थे, मगर जब गृहयुद्ध होता था, जब लड़ाइयाँ होती थी, ये सारे एक दूसरे से ही लड़ते थे, बल्कि मुसलमान ईसाई से और ईसाई मुसलमान से। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। अब जो खलील का चाचा था वह ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। अब क्या हुआ, गृह युद्ध समाप्त हुआ। अब लेबनान के नेताओं ने यह सोचा, यार ये गृह युद्ध कब तक लड़ते रहेंगे, हम कब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, इसे क्यों ना हम खत्म करते यार, क्यों हम एक दूसरे का खून बहाए। तो उन्होंने कहा, चलो भाई ठीक है, एक दिन हम मिलते हैं और एक दिन हम बैठक करते हैं और हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। अब जो देश का जो राष्ट्रपति बनेगा वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। अब यहाँ सिर्फ जो सुन्नी मुसलमान है वही क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई को गया। अब जो उप प्रधानमंत्री है वो कौन बन सकता है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई। और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। और संसद का अध्यक्ष का पद किसको मिल गया, शिया मुसलमान को। दोबारा हम एक बार पढ़ते हैं, बताता हूं दोबारा। राष्ट्रपति पद किसको मिला, मैरोनाइट पद का कोई कैथोलिक ही होगा। और प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, ओनली सुन्नी मुसलमान। और उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई। और संसद का अध्यक्ष कौन बनेगा, शिया मुसलमान। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। अब इस समझौते के अनुसार और एक और समझौता हुआ, ये ईसाई लोग ये फ्रांस से मदद नहीं मांगेंगे। तो फ्रांस में एक ना फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ भी ईसाई धर्म के लोग रहते थे लेबनान में। अगर कुछ भी लड़ाई होती थी तो ये उनसे मदद मांगने लग जाते थे। तो इन्होंने कि भाई अब आप मुझसे मदद नहीं मांगेंगे, आप किससे, फ्रांस से मदद नहीं मांगेंगे। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। अब जो मुसलमान भी, उन्होंने लगे आपको भी अब ये हमारी बात माननी पड़ेगी, आप भी सीरिया के साथ नहीं मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। देखो, तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मान लो एक पति है और एक पत्नी है। अब जो पति है जब अपनी पत्नी को मारता तो पत्नी अपने ससुराल वालों से क्या मांगती थी, मदद। तो ये समझ लो कि ये जो पत्नी है ये कौन है, यहाँ पर ईसाई है। जब भी इसकी लड़ाई होती थी ये किससे मदद मांगती थी, अपने ससुराल बल्कि फ्रांस से। समझ में आ गया। और जो ये पति है ये हमेशा कहता था कि मुझे अपने परिवार के साथ ही रहना है। तो ये कौन है, ये है मुसलमान। ये किसके साथ एकीकरण की मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सीरिया के साथ। समझ में आ गया। तो पति एकीकरण की मांग करता है किसके, सीरिया के साथ। और पत्नी हमेशा किससे मदद मांगने लग जाती थी,
फ्रांस से। तो बच्चों बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा कि ये पत्नी पत्नी का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया। देखो, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। अब खलील को इसमें बड़ी गड़बड़ी सी लगती है। जैसे उसमें नहीं कहता सीआईडी में, दया कुछ गड़बड़ है, ऐसे खलील भी कुछ कह रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। अब उसे लगता था यार मैं तो कभी बड़े पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कभी मैं राष्ट्रपति बन ही नहीं पाऊंगा। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है ना ही पिता के धर्म को मानता है। वो कहता है ना तो मैं पिता के धर्म को मानता हूँ ना ही मैं माँ के धर्म को मानता हूँ, मैं तो किसी धर्म को मानता ही नहीं हूँ। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म को से जोड़कर पहचाना जाए, और वो चाहता भी नहीं है कि मुझे किसी धर्म से मत जोड़ो यार, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसे यह समझ में नहीं आता कि अन्य लोकतंत्र की तरह यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिले या जिसको बहुमत मिले उसको राष्ट्रपति बनने दो यार, मुझे भी राष्ट्रपति कहीं बनना है, यह उसके मन में है। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। उसका कहना है कि भाई एक तो चुनाव कराओ आप, और जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको राष्ट्रपति बना दो, जिसको बहुमत मिल जाए उसको राष्ट्रपति बना दो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अब देखो, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जब गृहयुद्ध देखा है, उन्होंने देखा है कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितना खून खराब होता है, तो वो कहते हैं भाई हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें तो यही व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, हमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। अब ये कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार हो तो आप क्या करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा भाई बेताल ने विक्रम से, अगर आप कोई कहानी दोबारा अगर लेबनान की कहानी दोबारा लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे और क्या बदलाव करना चाहेंगे। हाँ बच्चों, आप भी बताओ आप क्या बदलाव करना चाहेंगे। क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते हैं या आप कुछ नया करते हैं। बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपको दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ आएंगे। और ये कह रहे बेताल कह रहे विक्रम, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आपको बेचारे विक्रम और बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। तो क्या आप इसकी मदद करेंगे, तो बताओ किस तरीके से भाई आप मदद करेंगे विक्रम और बेताल की।